प्यारे बच्चों, हम लोग कल के डेट में मतलब पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ाई किए हैं वो प्रश्नावली 1.2 के लगभग सभी सवालों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और जो भी इस क्लास को देखना चाह रहे हैं, मतलब इस क्लास को देखेंगे, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि पहले जाएं, पीछे के 5 से 6 लेक्चर देख करके आएँ, तब जा कर के जो है आपको ये वाला कहानी समझ में आएगा। अगर पीछे का 5 अगर नहीं भी देख पाते हो तो कम से कम इसका पहला लेक्चर जो कक्षा 10 का ये क्लास चल रहा है, इसका पहला लेक्चर आप जरूर देख के आएँ, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में डिटेल में चर्चा किया है। और ख़ास करके अभाज्य संख्या और जो है आपको क्या बोलते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं के बारे में एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखने के लिए करना क्या होगा कि जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसके प्लेलिस्ट, जब उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। जब उसमें ओपन करेंगे तो आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके एक स्टेप्स, एक वीडियो जो है आपको लेक्चर 1, 2 करके रखा हुआ है। वहाँ पे आप जाइए, एक क्लास लग रहा है, मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो आधे घंटे का है, या 30 मिनट या 25 मिनट, कोई 20 मिनट का समथिंग का है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपका बहुत शानदार होने वाला है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू यही क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एकदम इसी पैटर्न पे आएगा ही आएगा। इसमें कोई फिक्स है कि अंडर रूट का 2, अंडर रूट का 3 या अंडर रूट का 5, इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। इस साल भी पूछेगा, अगले साल भी पूछेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें से क्वेश्चन न आए। अंडर रूट को हमको ये साबित करना पड़ता है, हमको ये सिद्ध करना पड़ता है कि आप हमको ये बताइए कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। अंडर रूट 3 को हमको सिद्ध करना पड़ता है, बताइए कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 7 को, मतलब जो भी ऐसे नंबर हैं जो अपरिमेय संख्या हैं उसको सिद्ध करके हमको बताना पड़ता है कि ये अपरिमेय ऐसे है। और उसके लिए एक छोटा सा प्रमेय है जो मैंने ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है। अभी हम प्रमेय के एक एक शब्द को सुनेंगे और समझेंगे, और उसके बाद से ये जो लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि करली में 2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले ये जो हमको थ्योरम दिया है, प्रमेय दिया है, इस प्रमेय के एक एक शब्द को समझिए। अगर प्रमेय समझ में आ गया मतलब ये समझने के लिए आपको जो है आसान हो जाएगा। ये मतलब करली में 2 को जो है हम लोग अपरिमेय संख्या आसानी से सिद्ध कर लेंगे। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। अरे भैया, करली में 5 हो, करली में 3 हो, करली में 2 हो, करली में 7 हो, करली में 11 हो, फिक्स पैटर्न है। केवल अंक बदलेंगे, बाकी सारा कहानी वही रहेगा। केवल अंक बदल दो। जिसे मान लो कि इसका हम हल पूरा लिख दिए, केवल जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 5 लिख दो, जहाँ जहाँ करली में 3 है 2 है वहाँ करली में 3 लिख दो। सब सवाल एक ही जैसा है, केवल अंक बदल जाएंगे। यहाँ करली में 2 है तो कभी करली में 2 कर 3 कर दो, कभी 5 कर दो, कभी 7 कर दो। जो पूछा है केवल रख देना है और बाकी वही पैटर्न देख के उतार लेना है। बात खत्म। एक बार सीख गए तो कर लेंगे, नहीं सीखे तो डूब जाओगे। समझे? देखिए अब ध्यान से पहले। अरे भैया सब कट जाए, कहाँ घबराता था ना। कभी वीडियो अपलोड देखते हो कि ये दीवार आता है कहीं से, तो फिर कहाँ है उसमें इंटरप्ट कर बीच में कि क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो कहीं का। यहाँ पे कह रहा है कि प्रमेय दिखाई दे रहा है ना, ए शोर नहीं। हमसे बोला गया है, इस प्रमेय ने बोला है कि मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? P एक अभाज्य संख्या है। मतलब P जो है उस P के जगह पर कोई ना कोई अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब वे संख्याएं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? या फिर आप उसको ऐसे ही बोलते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग उसमें नहीं जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जान गए, समझ गए? ठीक है। आगे कह रहा है कि तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मतलब 0 के दाएं साइड की बात चल रहा है, ऋणात्मक नहीं। धनात्मक और ऋणात्मक समझ रहे हो ना? ये बहुत पहला वाला लेक्चर, इसीलिए कह रहे हैं कि पहला जो लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। तो कह रहा है कि A एक धनात्मक पूर्णांक है, और आगे कहा गया है कि यदि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा।
मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आया है, लेकिन ये वाला लाइन आपको नहीं समझ में आया कि पी ए को ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, तो पी ए को भी विभाजित करता है। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इस पे हम आते हैं। ठीक, अब इसने बोला है कि भैया पी को कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लो, कोई भी अभाज्य संख्या। जैसे मान लो कि अब पी हमारा अभाज्य संख्या है, तो पी अभाज्य संख्या क्या होता है भैया? एक तो 2 होता है, 2 शुरू होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 ये होता है जी। तो यहाँ पे P का मतलब हो जाएगा 2, P का मतलब हो जाएगा 3, P का मतलब हो जाएगा भाई 5, P का मतलब क्या हो जाएगा 7, 11, 13, 17 etc। बहुत सारे नंबर है, मतलब पता ही नहीं है, बहुत सारे अभाज्य संख्या। अब क्या रख, इनमें से कोई भी संख्या अगर ए स्क्वायर, ए को क्या माना है इसने? ए को कहा है कि धनात्मक पूर्णांक। क्या है? ए कोई भी धनात्मक, मतलब ए को धनात्मक क्या बोलते हैं भैया? ए धनात्मक है, मतलब 1 कह लो, 2 कह लो, 3 कह लो, 4 कह लो, 5, 6, 7, कोई भी संख्या धनात्मक कर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ए के जगह पर धनात्मक संख्या ही होगा, और पी के जगह पर क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसने बोला ये प्रमेय ने, और ये बोला है यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब किसी भी धनात्मक संख्या के वर्ग को अगर पी मतलब अभाज्य संख्या अगर डिवाइड करता है, तो वो अगर स्क्वायर हटाएंगे तब भी उसको क्या करेगा? पी डिवाइड करेगा। अब समझो सर ये तो ये खेल समझ में नहीं आ रहा नंबरों का। अब इसको देखो ऐसे, आप हमको एक बात बताइए, इसका उदाहरण देखिए यहाँ पे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 10 लिख दे ऊपर, तो क्या 10 धनात्मक पूर्णांक नहीं हो क्या? 10 धनात्मक पूर्णांक है ना? है कि नहीं है? अब आप बताइए कि अगर हम 10 का वर्ग करते हैं, ध्यान सुनो, 10 का क्या कर दिए? 10 का हम वर्ग किए और नीचे लिख दिए 5। क्या लिख दिए? हमको P की जगह क्या लेना था? अभाज्य संख्या। क्या लेना था? तो देखो 5 अभाज्य संख्या है ना? और 10 हमारा क्या है? धनात्मक संख्या है। क्या है? अब ये थ्योरम जो है, ये प्रमेय हमसे ये कहता है, अगर ये एक अभाज्य संख्या एक धनात्मक संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो थोड़ा चेक करते हैं कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा ना? और नीचे क्या है? तो 100 में 5 से भाग देंगे कितने बच जाएगा? कितनी बार में? 20। ये 20 बार में भाग चला गया। मतलब अगर किसी धनात्मक संख्या के, ध्यान सुनना, किसी भी धनात्मक संख्या को अगर एक अभाज्य संख्या उसके स्क्वायर को यानी कि उसके वर्ग को डिवाइड करता है, तो भाई वर्ग जब हटा देंगे, मान लो वर्ग हटा दिए और नीचे लिख दिए फिर से 5, तो वर्ग हटाएंगे तब भी उसको क्या करेगा? भाई 10 को 5 डिवाइड करेगा नहीं करेगा? 2 बार में। नहीं समझे? थ्योरम हमसे ये कह रहा है कि अगर कोई ऊपर धनात्मक संख्या है अंश में और हर में कोई भी अगर हम अभाज्य संख्या लेते हैं, तो वो ऊपर जो धनात्मक संख्या है उसके वर्ग को भी ये अभाज्य संख्या डिवाइड करेगा। अब वर्ग हटाएंगे तब भी उसको क्या करेगा? समझ गए बात को? एक और उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि अगर बात कर लें 4 को ले लो, छोटा सा नंबर है 4, है ना? 4 एक छोटा नंबर है। क्या 4 धनात्मक संख्या नहीं है क्या? इसका हम करते हैं वर्ग। ठीक, 4 का वर्ग है और 2 हमारा कौन सी संख्या है भाई? 2 हमारा अभाज्य संख्या है। हालांकि धनात्मक भी है, लेकिन हमको अभाज्य लेना नहीं चाहिए। अभाज्य बोल देना, धनात्मक ये भी है, धनात्मक ये भी है, लेकिन इसको अभाज्य बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि P को अभाज्य बोला है और A को धनात्मक बोला है। समझ रहे बात को? तो यहाँ 2 एक अभाज्य संख्या काम कर रहा है और 4 एक धनात्मक संख्या है। तो 4 के स्क्वायर का होता भैया 4 चौको 16 बटा, आंसर में क्या मिल जाएगा? 8। क्या 4 के स्क्वायर को मतलब 4 के स्क्वायर को एक अभाज्य संख्या डिवाइड नहीं किया? क्या हो गया? अब इसको स्क्वायर हटा दिया जाए, तब स्क्वायर हटाएंगे तो ये मिलेगा 4/2। अब कितने बार डिवाइड कर दिया? इसका मतलब कुछ समझे? मतलब ये थ्योरम, ये प्रमेय हमसे ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या किसी धनात्मक संख्या के वर्ग को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो स्क्वायर हटाएंगे तब भी इसको क्या करेगा? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? मानसी विजेता ठीक है? आगे देखिए, अब हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन कहानी है, वो यहाँ पे। इतना कहानी आपको समझाने के पीछे सिर्फ मुझे ये समझाना था, इस प्रमेय के माध्यम से सिर्फ इतना समझाना है।
अब इसको ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन या तो आपके 2 नंबर में पूछेगा या तो कभी कभी 4 नंबर में, क्योंकि है थोड़ा सा लंबा। और अगर आप किताब में इसको समझने जाओगे तो किताब में आप उलझ के रह जाओगे। आपको किताब से हट के एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने तैयार किया है अपने भाषा में, आपके अपने भाषा में समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप बस देखते जाइए। इसको हल लिखते हैं। अब पहले इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन इतना कठिन होता है कि बच्चों को लगता है कि अरे भैया ये हमसे कभी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जो सबसे कठिन होता है मैं उसको सबसे आसान बनाने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। जो सबसे कठिन लगता है मैं उसको सबसे आसान बताने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा ध्यान से, इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बा भैया, हम क्या करते हैं, थोड़े देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो करड़ी में जो 2 लिखा है उसको हम कह देते हैं कि एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि अरे भैया ये जो करड़ी में 2 है वो ये क्या है, परिमेय संख्या है। मान लेंगे जब परिमेय संख्या, इसका कहानी थोड़ा बता रहे हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है तो ठीक है भैया, परिमेय संख्या इसको मान लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा जब नीचे कैलकुलेट थोड़ा करेंगे, जब ऊपर नीचे उसका प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे कैलकुलेट करते हुए, तो हम कैलकुलेट करते करते एक जगह ऐसा पहुंचेंगे कि हमको ये दिखाई देने लगेगा अरे भैया इसको तो हमने शुरू में परिमेय संख्या माना था, लेकिन लास्ट में आते आते ये हमको परिमेय संख्या मिला ही नहीं। तो भाई अगर परिमेय संख्या मान के हम लगा रहे हैं और लास्ट में इसका आंसर हमको परिमेय संख्या अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब अपरिमेय। मतलब साफ तौर पे यह है कि अपने ही कथन को, अपने ही स्टेटमेंट को इसमें गलत साबित करना है। मतलब जो हम कह रहे हैं उसी को गलत साबित करके इसमें दिखाना है। समझ रहे बात कुछ हो? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं भैया, माना कि करड़ी में 2, कि करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, एकदम बहुत ध्यान से देखना है। यह है बहुत शानदार है, बहुत आसान भी है, लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर लगाएंगे उनको कतई नहीं समझ में आएगा। हमने मान लिया कि ये क्या है, कि करड़ी में 2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप क्या जानते हैं कि अगर करड़ी में 2 को हमने कह दिया कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है, वे संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो भाई जब हमने करड़ी में 2 को हमने परिमेय संख्या बोल दिया है, तो हम इसको क्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या? हमने तो माना है ना कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो करड़ी में 2 हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसा है ना? ठीक बा। यहां ब्रैकेट में एक चीज लिखेंगे छोटा सा, हम लिखेंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू, भाई जो परिमेय होता है उसमें जो Q होता है, मतलब जो उसका हर होता है वो 0 बराबर होता है क्या? नो सर। ठीक है, और एक छोटा सा और काम कर देंगे कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य कह लो, सहअभाज्य संख्या है। आपसे पहले ही कहा था कि आपको इसको समझना है तो पहला लेक्चर एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको आना चाहिए कि सहअभाज्य क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ये सब चीज़ों को आना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या है, तो सहअभाज्य क्या होता है भैया ध्यान सुनना। सहअभाज्य का मतलब ऐसी 2 संख्याएं, जब 2 संख्याओं की बात चलेगी तो उसमें सहअभाज्य इंटरफियर कर सकता है। तो यहाँ पे P और Q को मैंने कह दिया कि P और Q एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य क्या कहता है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनके HCF क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर 1 है तो वो सहअभाज्य है, नहीं तो नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सहअभाज्य को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि HCF आप किसका किसका, P और P का कामा Q का, इसका क्या आना चाहिए 1। अगर ऐसा है तब हम कह रहे हैं कि भैया ठीक है, और नहीं तो कहानी क्या है, गड़बड़ है। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान सुना। हमको इस प्रमेय में कहा गया था कि A² को विभाजित करता है कौन, P करता है।
तो इसमें वर्ग करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमको स्क्वायर भी करना है, क्योंकि जैसा जैसा परिमेय कर रहा है उतना हमको करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इसमें कि कहेंगे कि दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों क्या करने पर, वर्ग। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा करली में 2 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर P बटे इस सब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, होगा ना ऐसा? जब दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो करली में 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा भैया? केवल 2, और बराबर में हमको क्या मिल जाएगा? P का स्क्वायर बटे, या नहीं मिलेगा? क्या यहां तक सबको समझ में आया? बहुत सुंदर। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा कि 2Q का स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा? तो यानी कि Q स्क्वायर बराबर मिल जाएगा कि P स्क्वायर बटे 2। क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बटा 2। ठीक है भैया। अब थोड़ा ध्यान सुनना, P स्क्वायर बटे 2। अब आपको क्या मिल गया कि एक ऊपर देखो तो स्क्वायर है, ऊपर क्या है? स्क्वायर है ना? हमको चाहते तो यहाँ पे ए भी मिलना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, P बाई Q होता भी चलेगा। ए बाई बी लेकर चलते तो और अच्छा रहता आपके लिए। कर दे क्या वही? चलो ठीक है, अब हो गया। तो आगे अगले क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ए बाई बी करेंगे तो आपको इसका हुबहू कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलो ठीक है। अब देखो नीचे एक अभाज्य संख्या है ना भाई, 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? और यहाँ पे देखो क्यू P लिखा है ना। अब P का वर्ग है, और ये प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी धनात्मक संख्या के वर्ग को कोई अभाज्य संख्या विभाजित करता है तो वर्ग हटाएंगे तब भी क्या होगा? विभाजित। तो यहाँ लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं कि उसमें दिखाई दे रहा है ना जी? यस सर। ठीक है। हम कहेंगे कि P स्क्वायर बटे 2 एक क्या है? धनात्मक संख्या। क्या है? धनात्मक पूर्णांक कह लो, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। जब हमने ये प्रमेय हमसे कहता है कि कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक संख्या को अगर विभाजित करता है, मतलब क्या कि अगर 2P स्क्वायर को चाहे ऐसे कह दो, 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2 किसको विभाजित करेगा? P को भी क्या करेगा? क्या यहां तक बात समझ में आया? जब P स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा तो स्क्वायर हटाएंगे तब इसको क्या करेगा? P स्क्वायर को 2, यहां लिखा गया 2P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2P को भी क्या करेगा? क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक बा भैया। यहीं पे आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा और इधर जाएगा इसलिए यहाँ से हम चल रहे हैं शुरू कर कहानी। ठीक है। अब सुनिए थोड़ा। अब यहाँ से जैसे मान लो कि हमने कहा है कि इसको यहीं पे थोड़ा सा गोला करके हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको क्या देते हैं? 1 समीकरण नंबर 1 बोल दिए इसको। अब हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माना, यहां से चलते हैं कि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ P बटे 2 था ना, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि P मतलब यहाँ P स्क्वायर बटे 2 था, तो P स्क्वायर बटे 2 है तो ये P बटे भी तो 2 होगा ना। क्योंकि अगर हम देखो यहाँ पे कि 10 को 5 से डिवाइड किए हैं तो 10 को भी तो 10 के वर्ग को 5 से डिवाइड किए हैं तो 10 भी तो 5 से डिवाइड हुआ है ना। हम थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि P बटे 2 को मान लेते हैं कि M के बराबर, किस M कह लो, चाहे A B C D कुछ भी मान लो, आप M1 कह लो। आप कहेंगे भैया M1 क्या है? हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि M1 कुछ भी हो सकता है। M1 मतलब कुछ भी इसमें से मान सकते हो। M1 की जगह पे आप कुछ भी मान लो, जैसे मान लो कि X1 X2 या M मान लो, कोई N मान लो, कुछ भी मान सकते हो अपने ऊपर। जरूरी नहीं कि यहाँ पे M1 ही रहेगा,
चलो m1 हटाओ, केवल m कर देते हैं। नहीं, केवल m और n कर लेंगे, एक बार n की भी आवश्यकता पड़ेगी। इतना मान लेते हैं कि ये माना कि p/2 बराबर क्या हो जाएगा m1, सॉरी m कर देते हैं, तो 2 का गुणा करा दो, तो यहाँ के p बराबर मिलेगा कि 2 और m, ये नहीं मिलेगा जी, p बराबर 2m। अब इसको थोड़ा सा यहीं पे बंद कर दो और कह देंगे समीकरण नंबर कितना, 2। क्या बोल देंगे, समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान सुनना, कहेंगे समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, किस में रखने पर, हम क्या करेंगे, कहेंगे समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। रखिए भाई, तो समीकरण 1 ये है, तो यानी कि q का स्क्वायर बराबर में हमको मिलेगा कि 2m का क्या हो जाएगा भाई, p यहाँ पे वर्ग है ना, तो p का स्क्वायर और बटे में क्या है 2, तो इसको हल करिए तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2 दूना 4 और m का स्क्वायर और बटे में क्या मिल जाएगा, है कट जाएगा ना, 2 1 कम 2 2 दूना, तो यहाँ मिल जाएगा कि q का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कि 2m का क्या हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा कि q का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 2 और बराबर में क्या मिल गया m का स्क्वायर। बस अब देखो, एक बार हमने p स्क्वायर बटे 2 लिखा, अब आगे q स्क्वायर बटे 2 आ गया ना। अब यहीं से हम कहेंगे, यहां से लाइन लिख लेते हैं, इतना काम हो जाएगा हमारा। यहां से हम कहेंगे कि p q स्क्वायर बटे 2, जैसे यहां लिखे थे सेम वही पैटर्न कि q स्क्वायर बटे 2 एक क्या है भैया, धनात्मक पूर्णांक है। क्या, धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए। अब अगर धनात्मक पूर्णांक है तो हम क्या जानते हैं, अगर ये स्क्वायर को, ये देखो फिर यहाँ 2 एक आभाज्य संख्या मिला कि नहीं मिला, और ऊपर हमारा क्या है, वर्ग है, ऊपर क्या है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि 2q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, तो 2 किसको करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब देखो, अब जो काम यहाँ पे किए थे कि 2 p को विभाजित करेगा, अब 2 q को विभाजित करेगा, इसके आगे वाला स्टेप क्या किया था, p बटे 2 को हमने m के बराबर मान लिया, तो उसी तरह से हम कहेंगे कि माना कि q बटे 2 बराबर n, क्या मान लिए, q बटे 2 को क्या मान लिया। अब थोड़ा ध्यान सुनना, हम कहेंगे कि q बराबर 2 और n, यही ना जी। इसको हम कह देते हैं समीकरण, कौन कौन हो गया, किसको, इसको, इसकी आवश्यकता नहीं है मानने का, इसकी आगे आवश्यकता कहीं पड़ेगा ही नहीं, इसलिए माने नहीं है। इसको 1 मान लिया गया, इसको 2 मान लिया गया और इसको 3 मान लिया जाए। जानते हैं चंद्रकेश, इसकी जो है मानने की, इसको मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी अब कोई का काम ही नहीं है, हमारा काम यहीं खत्म हो गया इसका। अब इसका और इसका काम है, केवल इन दोनों का काम है, समझ रहे बात को। आगे देखिए, हम कहते हैं समीकरण 1 व 2, अगर थोड़ा ध्यान सुनो, हाँ सॉरी 2 और 3, कहेंगे कि समीकरण 2 व 3 एक साथ लिख देते हैं, तो p को लिख देते हैं क्या कि p बराबर 2m और q बराबर क्या लिख दें, 2n। q को थोड़ा और अच्छे से बना दिया, सुंदर, ठीक है। तो p बराबर मिल गया 2m और q बराबर क्या मिल गया, 2n। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, हमने शुरू में क्या कहा था, p और q क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होना चाहिए। अब आप बताइए कि p का, अगर इसको थोड़ा देखो ध्यान से,
तो इसको यही कहेंगे कि P बराबर कि 2 गुणे M, Q बराबर होएगा कि 2 गुणे N। मतलब समझो, P को हमने लिखा 2 गुणे M, मतलब ये P का गुणनखंड आ गया 2 गुणे M और Q का गुणनखंड आ गया 2 गुणे N। अब आप क्या जानते हो कि P और Q को हमने कहा था कि ये सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। लेकिन क्या जब दोनों में 2 कॉमन है तो ये इसका HCF निकालेंगे तो 2 मिलेगा नहीं मिलेगा? 2 मिला कि नहीं मिला? अब आप हमको बताइए कि P और Q का जब हम शुरू में बोल दिए हैं कि वो सह अभाज्य संख्या है, लेकिन बाद में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका दोनों का HCF कितना मिल रहा है? जैसे शुरू में P और Q का हम जानते हैं कि वो सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और जब हम उसको कैलकुलेट करके आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें P और Q का जो HCF निकल के आ रहा है वो क्या हो गया है? 2। तो हम यहाँ पे कहेंगे P तथा Q का HCF बराबर क्या मिल गया? 2, जो क्या है? गलत है। गलत। लास्ट देखो हमने क्या किया है प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा है कि लास्ट में जब इसको हमने हल किया है तो P और Q को हमने शुरू में कह दिया था कि एक अभाज्य संख्या है, सॉरी सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य का मतलब P और Q का जो हमारा HCF मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए? यानी कि P और Q का जब हम उभयनिष्ठ निकालें तो एक के अलावा कुछ और मिलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या मिला है हमको? 2। तो P तथा Q का जो HCF निकला है वो क्या निकला है? 2 मिला है, जो कि क्या है? वो गलत है। क्या आना चाहिए था? 1। इसलिए इसमें लिखते हैं कि P तथा Q, ऐसे लिख देंगे कि P तथा Q का HCF 1 होना चाहिए था, जबकि उसकी जगह पर क्या मिल गया है? 2। इसलिए हमारे द्वारा माना गया कथन क्या है? गलत है। हम यहाँ लिख देते हैं, हम कह देंगे यहाँ लिख देते हैं कि P तथा Q में का उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए भैया? 1 होना चाहिए। जबकि क्या मिला है? 2। P व Q का उभयनिष्ठ क्या मिला है? 2। उभयनिष्ठ 2 है, इसलिए माना गया कथन क्या है? गलत है। अतः अंडर रूट का 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब थोड़ा ध्यान सुनिए, हमने जो स्टेटमेंट लिखा है, अब जरूरी नहीं है कि आप भी हुबहू वही उतार लें, आप अपने मन से भी कुछ बना सकते हैं। मतलब इसके शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। किताब में कुछ और दिया होगा, कुछ और का मतलब, जिसे कहने का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि कहने का भाव एक ही होना चाहिए, कहने का भाव अलग होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। शब्द भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब एक ही होना चाहिए कि P और Q का जो HCF निकलना चाहिए वो 1 होना चाहिए, जबकि वो 2 मिला है। इसलिए जो हमने शुरू माना था कि अंडर रूट का जो 2 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है, वो क्या है? टोटल गलत है। तो इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लेंगे। ये बहुत कम शब्दों में लिखा गया है, आप चाहें तो किताब में देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। इतना भी लिख देंगे तो काम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा बात? इतना कहानी आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी की कहानी हम कब बात करेंगे? कल अगली क्लास में। और खास करके उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं जो आज के डेट में इस क्लास में एब्सेंट हैं, वो इस बात को जान लें कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगले साल भी और इस साल भी 100% आना है। इसलिए जो लोग क्लास को मिस किए हैं उनके लिए भारी नुकसानदेह है ये। धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में।